Hello everyone, so today we'll start with the poem of Martian Sends a Postcard Home. ये जो पोएम है ये लिखी है क्रेग रैन ने 1979 में। देखिए जो ये पोएम है ये एक मार्टियन पोएम है, एक मार्टियन पोएट्री है जो कि आती है एक्सपेरिमेंटल पोएम्स के अंदर। इसमें इस पोएम में आपको कई सारी चीज़ें सरप्राइजिंग दिखेंगी और कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो ये पोएम है ये एक ऐसे कंफ्यूज्ड पर्सन से रिलेटेड है जो कि मानो पहली बार हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखने आया है। वो अनअकस्टम्ड है हमारी लाइफ के तौर तरीकों से, तो मानो वो पहली बार हमको देख रहा हो। अब देखिए स्टार्ट करते हैं पोएम। कैक्सटन्स आर मैकेनिकल बर्ड्स विद मैनी विंग्स। कह रहे हैं कैक्सटन जो है वो एक ऐसी मैकेनिकल बर्ड है जिसके पास बहुत सारे विंग्स होते हैं। अब देखिए कैक्सटन्स जो है विलियम कैक्सटन है जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाई। और कैक्सटन यहाँ पे पोएट ने रिफर किया है एक बुक को, राइट। उनको बुक को कहा है कि वो कैक्सटन है। और ये जो कैक्सटन्स होते हैं इनके पास ये एक मैकेनिकल बर्ड होती है जिसमें उड़ पाने की क्षमता तो नहीं होती है पर इसके पास बहुत सारे विंग्स होते हैं। और वो विंग्स क्या है, वो इस किसी किताब के पन्नों को कहा है, ठीक है। फिर कहा है एंड सम आर ट्रेजर्ड फॉर देयर मार्किंग्स। और जो ये बर्ड्स होती हैं इनमें से कुछ जो हैं इनमें कुछ अंकित किया गया होता है, इनमें कुछ लिखा हुआ रहता है, कुछ मार्क किया रहता है और वो जो है बहुत अनोखा होता है। दे कॉज द आईज टू मेल्ट। और जब इन किताबों को पढ़ा जाता है या कह लें पोइट की लैंग्वेज में इन कैक्सटन्स या मैकेनिकल बर्ड्स को पढ़ा जाता है तो ये क्या करते हैं, आंखों से मतलब कि टीयरी आईज जो है क्रिएट कर सकती हैं। एंड द बॉडी टू श्रीक विदाउट पेन। और बॉडी को बिना पेन दिए ये येलिंग कर सकते हैं आप, मतलब कि हाई पिच में रो सकते हैं या फिर हंस सकते हैं। तो श्रीक का मतलब है यहाँ पर हाई पिच में लाउडली चिल्लाना या मतलब कि रोना या फिर हंसना। नेक्स्ट है आई हैव नेवर सीन वन फ्लाई बट समटाइम्स दे पर्च ऑन द हैंड। मैंने किसी को उड़ते हुए तो नहीं देखा पर मैंने हाथ पे देखा है जो कि बैठी हुई रहती है। और वो क्या होती हैं, जैसे कि बर्ड्स बैठी होती हैं, बर्ड बैठी होती है, वैसे ही वो भी बर्ड की तरह जो किताब है वो मैंने हाथ पर देखी। मिस्ट, अब जो नेक्स्ट है वो है मिस्ट इज व्हेन द स्काई इज टायर्ड ऑफ फ्लाइट एंड रेस्ट्स इट्स सॉफ्ट मशीन ऑन द ग्राउंड। मिस्ट तब होती, देखिए मिस्ट कब होती है, पोएट कह रहे हैं कि मिस्ट जैसा कुछ होता है ये तब होती है जब जो क्लाउड्स होते हैं वो दौड़ते दौड़ते आकाश में थक जाते हैं और उसके बाद एंड रेस्ट इट्स सॉफ्ट मशीन ऑन द ग्राउंड। और क्या अपनी जो है अपना कुछ सॉफ्ट मटेरियल वो ग्राउंड पे छोड़ देते हैं। देन द वर्ड इज डिम एंड बुकिश। और इस मिस्ट के कारण क्या होता है, जो वर्ड होता है वो साफ दिखाई नहीं देता है आर पार, ठीक है, कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता, सब कुछ ब्लर हो जाता है। लाइक एनग्रेविंग्स अंडर टिश्यू पेपर। जैसे कि एनग्रेविंग्स हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी निशान है उसके ऊपर अगर आप टिश्यू पेपर रखें तो टिश्यू पेपर से साफ नहीं दिखाई देती चीज़ें, है ना। जो भी आपने लाइंस ड्रॉ करी हैं या जिस भी तरीके के आपने कुछ निशान बनाए हैं वो टिश्यू पेपर से आर पार ब्लर दिखाई देते हैं, उसी तरीके से मिस्ट भी करता है। नेक्स्ट है रेन इज व्हेन द अर्थ इज टेलीविजन, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मैनी मेकिंग कलर्स डार्कर। जैसे रेन के पास एबिलिटी होती है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली हमें दिखती है ना। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के दिखते हैं, सब कुछ हमें क्लाउड बहुत डार्क दिखता है, बहुत ही ब्राइट दिखता है। तो उसी तरीके से अर्थ में एक टेलीविजन नाम की चीज़ है जो कि चीज़ों को बहुत ही साफ और डार्क दिखाती है, डार्क कलर्स के साथ दिखाती है। नेक्स्ट है
अब देखिए, अभी तक बात हुई यहाँ पर टेलीविजन की, अब बात हो रही है मॉडल टी। मॉडल टी यानी कि फोर्ड की एक कार थी उस टाइम पे, एक व्हीकल है जिसका नाम है मॉडल टी। तो मॉडल टी इज अ रूम विद अ लॉक इनसाइड, अ की इज टर्न टू फ्री द वर्ल्ड। मॉडल टी एक रूम की तरह है जिसको कि आप लॉक कर सकते हैं अंदर से, और अगर आपको अपने वर्ड को मूव कराना है, मतलब जो भी आपके आसपास की दुनिया है उसमें उसको आपको मूव कराना है, तो आपको एक की टर्न करनी है। तो टी की जब आप टर्न करोगे इस व्हीकल की, तो आपकी जो पूरी दुनिया है वो चलने लग जाएगी। फॉर मूवमेंट सो क्विक देर इज अ फिल्म, right? Free the word for movement. This is the whole sentence. Next, so quick there is a film to watch for anything missed. और कुछ भी अगर मिस हो गया है उसको देखने के लिए एक फिल्म है, शीशा है कह लो, या फिर आपके पास एक रियर व्यू के लिए आपके पास जो मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, उसके लिए उसका भी आप यूज़ करते हैं। अगर आपने कुछ भी पीछे छोड़ दिया है या कोई दृश्य रह गया है, तो उसके लिए या तो आप अपना जो भी आपका साइट होता है ना, जो भी आपका मिरर होता है बेसिकली, या फिर आपका जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ छूट गया है उसको आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बट टाइम इज टाइड टू द रिस्ट। और जो टाइम है यहाँ पर अर्थ पे, वो रिस्ट पर यानी कि कलाई पर बंधा हुआ है, यानी कि घड़ी पहनी हुई है, और कैप्ट इन अ बॉक्स, और किसी बॉक्स में रखा गया है, टिकिंग विद इम्पेशंस। और टाइम इस तरीके से चल रहा है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट, यानी कि इतने इम्पेशेंटली चल रहा है कि मानो कि जो क्लॉक है या जो बॉक्स है वो फट जाएगा, है ना। इन होम्स अ हॉन्टेड अपैरेटस स्लीप्स, इन होम्स अ हॉन्टेड अपैरेटस स्लीप्स दैट स्नोर्स व्हेन यू पिक इट अप। और घरों में एक डरावना सा एक अपैरेटस है जो कि सोता है और वो स्नोर करता है व्हेन यू पिक इट अप। ठीक है, जब आप उसको उठाते हैं, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे टेलीफोन की, राइट। और ये स्नोरिंग करता है जब आप इसको उठाते हैं, कुछ आवाज़ें आती हैं स्नोरिंग की। इफ द घोस्ट क्राइज दे कैरी इट, यानी कि जो लोग बातचीत कर रहे होते हैं उस स्नोरिंग की बात हो रही है। इफ द घोस्ट क्राइज दे कैरी इट टू देयर लिप्स एंड सूथ इट टू स्लीप। और अगर कोई घोस्ट या कोई बेबी भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है, तो अगर वो रोता है तो क्या करते हैं, वो उसको कैरी करते हैं, जैसे कि किसी घोस्ट को कैरी या बेबी को कैरी किया जाए, और उसके लिप्स को टू देयर लिप्स, मतलब अपने लिप्स पे उस टेलीफोन को कैरी करते हैं। एंड सूद इट टू स्लीप, और मतलब उसको सुलाने के लिए कैरी करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को। विद साउंड्स एंड येट दे वेक इट अप डेलिबरेटली बाय टिकलिंग विद अ फिंगर। और टिकल करके जो भी वॉच हो, जो भी टेलीफोन होता है उसको क्या करते हैं, कभी कभी उसको जगाते भी हैं अपने फिंगर का यूज़ करके। ओनली द यंग, अब नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो दी गई है किसी बाथरूम को। ओनली द यंग आर अलाउड टू सफर ओपनली, एडल्ट्स गो टू अ पनिशमेंट रूम। जो बच्चे होते हैं वो ओपनली सफ़र कर सकते हैं, यानी कि जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है कि जैसे कि आपको पॉटी आ रही है, राइट। तो बच्चों को अगर आती है तो वो क्या करते हैं, दे आर अलाउड टू सफ़र ओपनली। पर जो बड़े होते हैं वो किसी खास पनिशमेंट रूम में जाते हैं, ऐसा पॉइंट ने देखा। अब विद वाटर बट नथिंग टू ईट, राइट, विद वाटर बट नथिंग टू ईट, दे लॉक द डोर एंड सफर द नॉइजेस अलोन। और वहां से कुछ मार धाड़ की आवाज़ें आ रही रहती हैं इस तरीके की, मतलब कुछ पेनफुल वॉइसेस आ रही रहती हैं जिसमें कि वो सफ़र कर रहे होते हैं और वहां पर से कुछ आवाज़ें आ रही रहती हैं, और वो दरवाज़ा बंद भी कर देते हैं। नो वन इज एग्जेम्प्ट एंड एवरी वंस पेन्स हैज़ अ डिफरेंट स्मेल। और कोई बचता नहीं है, और सबका पेन जो है उसका एक डिफरेंट स्मेल होता है।
ठीक है, कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही रहती हैं उस कमरे से, और ऐसा लगता है कि मानो कुछ दर्द भरी आवाज़ें हैं, और वो दर्द भरी आवाज़ें एक डिफरेंट पेन होता है सबका, और वो डिफरेंट स्मेल के साथ आता है। ठीक है ना, सभी के पेन के साथ मतलब एक डिफरेंट स्मेल रहती है। देखिए कैसा ऑकवर्ड सा ये इंटरप्रिटेशन दिया है, मतलब कि कोई एलियन मानो सबसे पहली बार विजिट कर रहा हो अर्थ को। एट नाइट व्हेन ऑल द कलर्स डाई दे हाइड इन पेयर्स। और जब रात को, जब सारे कलर्स, जब पूरी डार्क हो जाता है सब कुछ चारों तरफ, तो क्या होता है, दो लोग जोड़े में छुप जाते हैं। ठीक है, कपल्स कह लें, हाउस हस्बैंड और वाइफ कह लें, वो छुप जाते हैं। एंड रीड अबाउट देमसेल्व्स इन कलर विद देयर आईलिड्स शट। और ये कलरफुल कुछ देखते हैं जब सारा सब जगह अंधेरा हो गया है और इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, फिर भी ये कुछ कलरफुल देखते हैं अपने ड्रीम्स में। So this is the literal meaning of poem. Now we can take few important couplets, we can say. देखिए, एक तो पहली बात यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो ये है कि हम टाइम को बहुत ज़्यादा अपनी कलाई पर बांधते हैं, तो उससे क्या होता है, हम कई बार बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस फील करते हैं। तो वो भी आप इंटरप्रिटेशन यहाँ से ले सकते हैं। जब हम बहुत ही ज़्यादा टाइम सेंट्रिक हो जाते हैं कि इस टाइम पे ये ही करना है, इस टाइम पे ये करना है, राइट, हमें अपना होश नहीं होता है, पर वी आर लुकिंग एट clock each and every second. So that is something which makes us impatient also. And another interpretation you can take from here also कि सभी लोग आपने देखे होंगे कि मैरिज इज मैंडेटरी ऑलमोस्ट इन इंडिया। तो हमने देखा है कि एक के साथ दूसरा होता ही है। पेयर्स में रहना ज़रूरी है या नहीं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन रेज्ड, राइट, दैट यू कैन रेज और यू कैन इंटरप्रेट इन दैट वे ऑल्सो कि भाई क्या अकेले नहीं रहा जा सकता, दूसरे के साथ होना ज़रूरी है। दिस इज द क्वेश्चन दैट कुड बी रेज्ड हियर। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हियर। First, experience itself is insufficient for understanding the world because our interpretation of our own experience changes from one person to other and with time too. पहली बात, ये एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा insufficient होता है। देखिए, हमारा जो एक्सपीरियंस है, एलियन का जो एक्सपीरियंस है जिसने विजिट किया अर्थ पे, ठीक है, या उस कंफ्यूज्ड पर्सन की बात करें जो पहली बार देख रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना, पहले कभी उसने इन सब चीज़ों के बारे में ना जाना ना देखा, तो उसके लिए क्या है, मतलब एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे लिए वो आम चीज़ है, हमारे लिए वो कोई अलग चीज़ नहीं है। पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर आप उनकी बात करें, वो इनसफिशिएंट हैं हमारे वर्ल्ड को समझने के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि किसी एक का एक्सपीरियंस दूसरे से बहुत डिफर करता है। जैसे हमारा एक्सपीरियंस और उस पर्सन का एक्सपीरियंस जो यहाँ पर सबसे पहली बार हमें देखने आया है, तो वो क्या सोचेगा, राइट। तो उसका एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से डिफर करेगा। हम फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ और मैं आप में से दो व्यक्तियों को ये कहूँ कि मेरी बात मैंने क्या क्या कहा, तो आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कहेंगे, सेम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आप जैसे इंटरप्रेट करते हैं मेरी चीज़ को, वैसे ही दूसरा बंदा नहीं करेगा। तो मतलब एक्सपीरियंसेस are insufficient for you to understand the world and experiences are very far from the truth. Even though experiences में आप ये समझ सकते हो कि आप उस समय क्या बने हुए हो। जैसे कोई भी एक्सपीरियंस आपको हुआ तो क्या आप डर गए उससे, क्या हो गए, उस चीज़ को जानना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट माइट गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, बट एक्सपीरियंस इट सेल्फ कैन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट, seeing things as they are without assigning the meaning we already know from our past and prejudices makes us young minded and relieved of बिल्ट अप स्ट्रेसेस। तो क्या होता है, जो भी हमारे पास हम जो चीज़ें हैं, अगर उनको हम ऐसे ही देखें जैसे वो हैं, बिना अपने पास्ट के लाए, यानी कि आपको कोई कहे चेयर, तो चेयर के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो अपने पास्ट से ना सोचें कि जिसके पास 4 स्टैंड्स होंगे वही चेयर होगी। इट मे हैपन कि डिज़ाइन हैज़ चेंज्ड, और
the chair, it is chair or it is used as chair, but it is not something that you have seen in the past, even though it might be called as chair, right? So the concept of chair might change with time. तो आप अगर किसी चीज़ को वैसे ही देखें, जैसे अपने रिलेशनशिप्स में भी, किसी के साथ भी, अगर आप किसी व्यक्ति को उसके पास्ट से जज कर रहे हैं कि इसने पास्ट में मेरे साथ ऐसा किया तो ये ऐसा ही होगा, तो दैट माइट करप्ट द वेरी रिलेशन ऑफ योर by which you are relating to that person. So seeing things as they are is very important. जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे ही देखना, बिना तोड़े मोड़े, बिना पास्ट की चीज़ों को सामने लाए, is what makes your mind young and fresh. And also with that you might discover some new things, right? Or also the stress that you have might get relieved. You might find humor, suspense, surprise, sorrow in the actions around you or by you if you see them from alien perspective with no beliefs. अगर आप अपनी धारणाएं हटा दें, अपने प्रेजुडिसेस हटा दें और चीज़ों को देखें, तो वाकई आपको अपने आसपास चीज़ें बहुत ही ह्यूमरस लगेंगी, बहुत ही फ़नी लगेंगी, कभी कभी सरप्राइज़ भी होगा और कभी कभी जान करके दुख भी होगा कि ऐसा हो रहा है। और लोगों को पता है कि इसके बाद अगर ऐसा होता है, इन चीज़ों को करके अगर दुख होता है तो फिर भी लोग कर रहे होते हैं। तो अगर आप एलियन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो कई सारी चीज़ें आपकी, कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। थैंक यू।